नमस्कार। मैं पीएन सिंह सिसोदिया आज पुनः डिस्ली गुरु चैनल पर दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिन हमने रॉ मटेरियल मोलासेस के क्या होता है और टाइप क्या होते हैं उस पर चर्चा की गई थी। आज हम आगे बढ़ करके उसके कंपोजिशन क्या होता है एवं उसको आगे कैसे प्रिजर्व किया जाए उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज जो हम 1G की बात करते हैं उसमें सिरप, ए हैवी मोलासेस, बी हैवी मोलासेस, सी हैवी मोलासेस और शुगर बीट मोलासेस इस सब के कंपोजिशन पे बात करेंगे। ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हम उसकी एनालिसिस जान पाएंगे तो आगे सोच पाएंगे कि कैसे इससे हम और अधिक कैसे और कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। शुगर बीट मोलासेस भी इस टॉपिक में बहुत अहम है कि अपने यहाँ भी कुछ भविष्य में प्रोडक्शन हो सकता है या हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा विश्व है। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में जाकर के काम करना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट हो उस सोर्स को हम अपनाएंगे। तो प्रथम हो गया सिरप। केन जूस सिरप से अल्कोहल बनाया जा रहा है। पिछली बार बात हुई थी कि केन जूस का सिरप ये 60 ब्रिक्स का होता है। दूसरा ये हैवी मोलासेस है जिसको हम आगे चार्ट में दिखा रहे हैं, आपको सब दिखेगा कि ए हैवी का ब्रिक्स पोल प्योरिटी क्या होता है, बी हैवी का ब्रिक्स पोल प्योरिटी क्या है और सी हैवी मोलासेस का पोल प्योरिटी क्या है और शुगर बीट मोलासेस का भी पोल प्योरिटी क्या है। ये सारा जो है आपको इस टेबल में दिखेगा। आप उसको देखें तो ये पता चल जाएगा कि सिरप जो 60 ब्रिक्स का होता है और इसमें पोल लगभग 48-50 के आसपास होता है। ये हैवी मोलासेस भी 91-92 ब्रिक्स का होता है जिसका पोल 65 से 66 ले सकते हैं।
प्योरिटी 72-73 होती है। और टीआरएस सिरप में 58 से 60, बीट शुगर मोलासेस में 56 से 59%, एआईबी में 69 से 71%, बीआईबी में 54 से 57% और सीआईबी में 40 से 50%। ये टीआरएस ज्यादा बहुमूल्य है, इसी से हमारी रिकवरी बनती है। हम अल्कोहल का जो उत्पादन करते हैं वो का बेस टीआरएस है। टीआरएस में भी कितना फर्मेंट हो जाता है। टीआरएस मीन्स टोटल रिड्यूसिंग शुगर, जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे, रेड ब्रिक कलर टाइट्रेशन पे आवे, उसको रिड्यूसिंग कहते हैं। एक बात बता दें कि सुक्रोज को टाइट्रेट करते हैं तो वो रिड्यूस नहीं होता है। रिड्यूसिंग मीन्स ग्लूकोज फ्रक्टोज। सुक्रोज को इन्वर्ट करना पड़ता है, वो केमिकली भी उसको एसिड 5 ml डाल करके और 70 डिग्री पे 5 से 10 मिनट तक रखने से सुक्रोज इन्वर्ट शुगर में ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्री में ईस्ट के अंदर इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है। तो अपने को फर्मेंट कौन सा हो सकता है? वो है ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं या रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। टोटल रिड्यूसिंग शुगर और फर्मेंटेबल शुगर दोनों में डिफरेंस है कि कुछ ऐसे शुगर जो रिड्यूस दिखाते हैं लेकिन वो फर्मेंट नहीं होता उससे, वो अलग अलग होता है। जैसे सिरप में 1.0 से 1.2% हो सकता है। बीट मोलासेस में 2 से 2 to 2.2, एआईबी में 1.6 से 1.8, बीआईबी में 3.4 to 3.6 और सीआईबी में 4.5 to 5.5। ये अनफर्मेंटेबल शुगर आप टोटल रिड्यूसिंग शुगर से माइनस करेंगे, वो फर्मेंटेबल शुगर होगा और वही फर्मेंटेबल शुगर फर्मेंट होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस आगे हम दूसरे चैप्टर में डिटेल में जाएंगे। आज हम केवल ये जानना चाह रहे हैं ये मोलासेस के अंदर क्या क्या होता है, और जानना इसलिए जरूरी है कि उसमें क्या न्यूट्रिएंट चाहिए और नहीं चाहिए, उसका इफेक्ट क्या होता है। ये पूरा एनालिसिस हम जान जाएंगे तो आगे फर्मेंटेशन में बहुत ही इजी हो जाएगा और हम कुछ भी जो एफिशिएंसी है उसको अचीव करने में सोच सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी इन्हीं इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है।
फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी 88 से लेकर के और 91 तक ये वेरी कर रहा है। बहुत सालों से ये चल रहा है। इसमें फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज की बहुत बड़ी भूमिका है, जो इसको देख करके कि कैसे हम 91% फर्मेंटेशन एफिशिएंसी को 100% के नजदीक ले जाएं। ये बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को अचीव करना, जितना ही अचीव कर लेंगे उतना ही रिकवरी बढ़ जाएगी और ये इतना बहुमूल्य रॉ मटेरियल जो होता जा रहा है उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारा एग्जिस्टेंस जो है डिजिटली सर्वाइवल और कैसे कास्ट कटिंग कर सकते हैं, इस बारे में हम फिटेस्ट हो सकते हैं। ये शुगर पाया जाता है पीएच का रेंज ज्यादा वेरी नहीं करता है, लेकिन बीट शुगर में ये 8 से 8.2 8 to 8.2 पीएच बीट शुगर में होता है। बाकी सिरप और AIB, BIB, CIB मोलासेस में बहुत मामूली डिफरेंस जो है 4.8 से लेकर के 5.5 तक रहता है। विस्कोसिटी मोलासेस की ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी भी होती है। हम मेन मुद्दे पे आते हैं, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट भी हम फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, तो अपने को जानना जरूरी है कि इसमें कितना नाइट्रोजन होता है। सिरप में 0.15% से 0.2%, बीट मोलासेस में 1.3 से लेकर के 1.4%, AIB में 0.2 to 0.3%, BIB में 0.5 से लेकर के 0.6% और CIB में 0.6 से लेकर के 0.7% नाइट्रोजन पाया जाता है। हमारे ईस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आगे नाइट्रोजन ऐड करना है नहीं करना है, ये उस समय देख करके और प्रॉपर एनालिसिस करके किया जा सकता है। पोटास 0.6 से 0.7 सिरप में, BIB में 3.6 से 5.0 और AIB में बीट मोलासेस में 3.6 से 5.0, AIB में 0.7 से लेकर के 0.75, BIB मोलासेस में 1.35 से लेकर के 1.40 और CIB में 1.46 से लेकर के 1.48। तो जो हम डाई अमोनियम फास्फेट यूज करते हैं या नाइट्रोजन एज यूरिया यूज करते हैं, ये इंग्रेडिएंट पता होने से हमें कितना डोज देना है और कितना ईस्ट को वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए आवश्यकता है, उसको डिटरमाइन करके और ऐड करना चाहिए।
इसमें प्रोटीन कितना होता है? सिरप में 1.8, 1.85, 8.1, 8.1, 8.2 ये बीट मोलासेस में है। AIB में 1.9 से लेकर के 2.0 तक, BIB मोलासेस में 3.7 से लेकर के 3.8 तक, और CIB मोलासेस में 3.8 से लेकर के 3.9% तक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को ईस्ट के सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। मोलासेस में जो कंटामिनेशन होता है, मेनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये गन्ने से ही स्टार्ट हो जाते हैं और कट टू क्रश जितना अधिक समय लगता है, ये शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और मोलासेस की क्वालिटी को डिटरमाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये हमने डिटेल में इंडस्ट्री में जो काम हो सकता था किया गया, और बलरामपुर के बाद अपनी सिसोदिया रिसर्च लेबोरेटरी में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं और एनालिसिस करके प्रॉपर इंग्रेडिएंट देख करके उसका सॉल्यूशन पे रिसर्च वर्क चल रहा है। ये कंपोजिशन सारा चार्ट में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी हो आप बताइएगा, उसका पूरा जवाब रिप्लाई दिया जाएगा। इस कंपोजिशन ऑफ मोलासेस जो चारों इंग्रेडिएंट हो गए, सिरप, बीट मोलासेस, BIB, AIB, BIB, CIB, AIB मोलासेस को अल्कोहल बनाने में यूज नहीं किया जा रहा है, सिरप को यूज किया जा रहा है, BIB को किया जा रहा है और CIB किया जा रहा है और बीट मोलासेस को किया जा रहा है। AIB के साथ में एक और भी इंग्रेडिएंट होता है जिसको ए लाइट भी कहते हैं। ये लाइट बहुत कम निकलता है और ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन जहां ए का शुगर निकालते हैं उसको वॉशिंग में ये निकलता है। जहां तक रिकवरी का सवाल है, रिकवरी सिरप में 32% आता है
32 लीटर पर क्विंटल, 32 to 34। बी हैवी में भी ऑलमोस्ट 29 to 31, 32 तक कर सकते हैं। और सी हैवी मोलासेस में भी ये 21 से लेकर के और 23-24% तक हो सकता है। बीट मोलासेस में ये 34-35% तक रिकवरी इसमें आ जाती है। लेकिन बीट मोलासेस में कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्रिजर्वेशन और प्रोसेस पे विशेष ध्यान देना होगा। अब इस कंपोजिशन के आगे हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि इस मोलासेस को कैसे प्रिजर्व किया जाए। ये हमने देख लिया कि मेन रूट काज ये बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है जो ऑलरेडी गन्ने से आता है। गन्ने से गन्ने के जूस में, गन्ने के जूस से आगे सिरप में, लेकिन सिरप में जो कि ये बॉयल हो रहा है काफी डेड हो जाता है। फिर भी स्पोर्स जो है वो उस टेम्परेचर पर इलिमिनेट न होकर के आगे मोलासेस तक पहुंच जाते हैं। फिर वो अपना एक क्लाइमेट, जैसे ही उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है वो फिर ग्रो कर जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि बैक्टीरियल के लिए क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट के लिए दो ही बेस हैं, एक पीएच और दूसरा मेन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बैक्टीरियल के लिए फेवरेबल हो जाता है, बैक्टीरिया वहां से एक्टिव हो जाते हैं। हमें देखना है कि हम किस टेम्परेचर से आगे न बढ़ने पाए। जैसे यूनिवर्सल टेम्परेचर है डिस्टिलरी के लिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 तक अगर हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस आगे नहीं रहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। प्रयास करना है कि हम कहां उसको पॉसिबल कर सके। जहां तक कैन कट टू क्रश, हम बिल्कुल फ्रेश गन्ना ले आवे। गन्ना खेतों में गिरा ना हो तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड कम बनेगा, इसके साथ में
डेक्सट्रोज ग्लूकोज जो है ये डेक्स्ट्रॉन के फॉर्म में शुगर को कन्वर्ट कर देता है। डेक्स्ट्रॉन मीन्स एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। ये केन जूस में भी मिलता है और आगे ये मोलासेस तक पहुंच जाता है। डेक्स्ट्रॉन को मोलासेस में टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें सही मालूम हो पाएगा कि हमारी पूरी प्रोसेस आगे से अभी तक कैसी रही है। जैसे किसी भी वेस्ट चीज को अगर एनालिसिस किया जाए तो हमारे प्रोसेस अच्छा है या प्रोसेस में कमियां हैं, ये पूरा हमें पता चल जाता है और हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम मुख्य टॉपिक पे आ रहे हैं कि मोलासेस जब स्टोरेज में जाना है, यहीं से हमें ये कंट्रोल करना है कि हमारा टेम्परेचर 28-32 डिग्री से अधिक न होने पावे। इसके लिए हम मशीन से ले करके और जब मोलासेस को बाहर भेजते हैं स्टोरेज के लिए, तो सेल एंड ट्यूब कूलर जरूर यूज करें लगावें। स्टोरेज से पहले टेम्परेचर मेंटेन हो जाना हमारी बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। दूसरे, जब स्टोर हो गया तो उसमें उसको प्रॉपर कैसे ठंडा रखा जाए, टेम्परेचर राइज न होने पावे, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स भी हैं, सल्फर भी है। बहुत हाई सल्फर होता है। सिरप में 6.5 to 8 ग्राम पर लीटर, बीट मोलासेस में 5.4 to 7.5, AIB में 8.1 to 8.8, BIB में 16 to 18 और CIB में 19 to 21। ये सल्फर सल्फोवाइब्रो बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और टेम्परेचर राइज होता है। कोई भी रिएक्शन होगा, चाहे इसमें वाइल्ड यीस्ट है और बैक्टीरिया रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर राइज होता रहता है। बहुत स्लो होगा क्योंकि ये बहुत थिक है, एनर्विक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि 80, 85, 90 ब्रिक्स का मोलासेस होता है, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को सर्वाइवल असंभव है। सिरप को कम ब्रिक्स होता है, स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टोरेज टैंक में ये डायग्राम स्टोरेज का, और इसमें कैसे 3 साइड में पंप और सेल एंड ट्यूब कूलर लगा हुआ है।
इसको नीचे से पंप करके और ऊपर स्प्रे, कॉइल स्प्रे बना करके कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो, मोलासेस नीचे से ऊपर सर्कुलेट होना चाहिए। पूरे टैंक के कम से कम 3 या 4 भी हो सकता है, सेपरेट पंप लगे होंगे और साथ में सेपरेट जो है कूलर, सेल एंड ट्यूब कूलर से इसको सक करके और ऊपर से इसको स्प्रे करते रहें। स्प्रे से टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा और कोई भी गैसेज अगर अंदर इनबिल्ट हो रही है तो स्कैप हो जाया करेगी। ये पानी हमें कहां से लेना है? चूंकि मोलासेस बाय प्रोडक्ट रहा है, इस पे बहुत कम ध्यान रहा पहले, इसको गड्ढों में फेंक दिया जाता था। 50 पैसे क्विंटल अभी पिछले 10-15 साल पहले ये फेंक देते थे। इतना ज्यादा मोलासेस होता था कि उसका कोई यूज नहीं हो पाता था। इथेनॉल के आने के बाद इसका इंपॉर्टेंस हुआ है और आज मोलासेस जो 50 पैसे क्विंटल था वो CIB मोलासेस 1100-1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है। तो हमें इसका प्रिजर्वेशन पे नए सिरे से सोचना पड़ेगा। पहले क्या था, अब क्या नहीं है, उसके लिए ये प्रॉपर अरेंजमेंट कि टैंक के अंदर कम से कम 3 लेयर पे नीचे से ऊपर तक और 3-4 जगहों पे टेम्परेचर का सेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको PLC से कंट्रोल कर दिया जाए जिससे उसको ठंडा पानी से कूलर में ठंडा होता जाएगा और टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि ये ठंडा पानी आएगा कहां से? हम पानी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, तो जनरली जो है कूलर कूलिंग टावर लगाया जाता है। लेकिन जब हमें इसको प्रिजर्व करना है उस समय क्लाइमेट का टेम्परेचर 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री और आगे 50 डिग्री तक भी जा सकता है, तो कैसे कंट्रोल करें? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम चिलर भी यूज करें, क्योंकि हमारा टारगेट है रॉ मटेरियल अधिक से अधिक अपने पास अवेलेबल हो, अधिक से अच्छी गुणवत्ता हो, जिससे मैक्सिमम अल्कोहल इथेनॉल के रूप में, केमिकल रेक्टिफाइड स्पिरिट के रूप में या पोर्टेबल के लिए कंट्री लिकर, फॉरेन लिकर के लिए या ब्रॉड स्कोप इसका अल्कोहल का। अल्कोहल के बिना कोई दवा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर किसी दवा को लॉन्ग टर्म तक रखना है तो उसको अल्कोहल में प्रिजर्व करना ही पड़ता है, जिससे वाटर पूरा पूरा स्कैप हो सके। आपने देखा होगा परमानेंट स्लाइड के लिए
70%, 80% और फिर 90%, 99% का ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर वो लिविंग स्लाइड लॉन्ग जो है 10 साल, 20 साल, 30 साल भी प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है और कोई उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, अल्कोहल इथेनॉल के फार्म में, लिकर के फार्म में, केमिकल प्रिजर्वेशन के फार्म में, मेडिसिन के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको प्रिजर्व करें। टेक्नोलॉजी और कुछ सोचें, लेकिन हमें इसको प्रिजर्व करना है। जिस फर्मेंटेबल शुगर का, टीआरएस का मोलासेस हम स्टोर करते हैं, उसमें लॉसेज जो है 0.1, 0.2 से अधिक न होने पावे, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आगे आप लोग इसको बेटर ढंग से काम करते हुए खुद करेंगे तभी हो पाएगा। कोई भी चीज ऑटोमेशन से ही एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसलिए हमें इसको, अगर मोलासेस को भी पीएलसी से कंट्रोल किया जाए तो फार द बेस्ट रहेगा। मोलासेस टैंक की डिजाइन पहले से ही पता है कि हाइट और डाया का रेशियो, डायमीटर जो है हाइट का 3 गुना होना चाहिए, लेकिन स्पेस सेविंग को लेकर के, शॉर्टेज को लेकर के और कास्ट कटिंग को लेकर के इस पे कम ध्यान जाता है, लोग हाइट को ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जो भी करें, लेकिन ये गारंटी होनी चाहिए कि हमारा टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री में कैसे कंट्रोल हो जाए। जब तक कोई व्यवस्था नहीं है, हम ये प्रयास करें कि हमारा 38 से 40 डिग्री के ऊपर न जाने पावे, जो शुगर मिल से मोलासेस आ रहा है, और आगे उसको स्टोरेज में और कम कर सकें। प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि आपके सामने सब कुछ क्लियर है, टेम्परेचर कंट्रोल अगर नहीं होता है, आप कोई भी केमिकल डालते रहें, तो उससे आप उसके अंदर कंटामिनेशन को रोक लेंगे, वो फिजिबल नहीं है। बहुत बड़ा एरिया है, मोलासेस क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत थिक है, सर्कुलेशन इजी नहीं है, हर जगह केमिकल को पहुंचाना मुश्किल है, और केमिकल का हमारा प्रिंसिपल सोच केवल बैक्टीरियल कंटामिनेशन को रोकना नहीं है, हमें हमारा फर्मेंटेशन भी इजीली हो। वहां पे हमारा जो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी है, ईस्ट, वो इजी वे में अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हुए और मैक्सिमम 94, 95 प्लस फर्मेंटेशन एफिशिएंसी दे सके, उस पे काम करना होगा। ये इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल में, और कैसे हम हायर
अच्छा इष्ट बना सके, उस पे डिटेल में चर्चा होगी और हम आगे उसको अचीव कर लेंगे। ये रिजर्वेशन का मैटर, आगे कुछ और सुझाव हो, कुछ आपकी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम आगे उसको सोच करके आप लोगों से ही कुछ और सोच इकट्ठा करके आगे फिर हम उसको बताएंगे कि कैसे ये बेनिफिट हो सकता है। इस तरीके से जो मोलासेस और उसका प्रिजर्वेशन का टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम जो दूसरा रॉ मटेरियल है ग्रेन, उस पे जाएंगे कि ग्रेन में राइस, मक्का जो मुख्य रूप में है, साथ में पोटैटो भी है। तो अभी तक का जो चैप्टर था वो था सुक्रोज बेस पे, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज फ्रक्टोज और उसको फर्मेंट करना है। फ्यूचर में हम और भी आ सकते हैं, जाएंगे कि जो डायरेक्ट फ्रूट्स के अंदर शुगर होता है, मेनली फ्रक्टोज के रूप में, और ग्लूकोज भी होता है, उससे जो अल्कोहल बनाते हैं वाइनरी में, उस पर भी हम आगे चर्चा डिटेल में करेंगे। इस तरीके से आज हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। आज का लेक्चर ये पूरा हुआ। आप अपने इस कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी सुझाव हो, क्वेरी हो, दीजिएगा। ये डिस्टिलरी गुरु चैनल हम सभी लोग उस को गुरु मान करके इस चैनल को चल रहे हैं। इस चैनल से हम सबको सीखना है और एक दूसरे को ये बता करके फिर कैसे मैक्सिमम लाभ उठाया जाए और ये दूसरों तक जो है और लाभ को दिया जाए। इस चैनल को आगे आप सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कोई भी जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो अपने आप सबको पहुंच जाया करेगा और दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे ये इम्पोर्टेंट जो आज अपने देश के लिए, विश्व के लिए महसूस हो रहा है, इसका लाभ सबको उठाए। इथेनॉल आज
इम्पोर्टेंट दिखना शुरू हो गया। 20% का पेट्रोल आज केवल इथेनॉल के कारण से बच रहा है। आज के 20 साल पहले इथेनॉल की बात करने पर बहुत ही विरोध होता था, लेकिन आज इस शुगर इंडस्ट्री को और फार्मर्स के लिए, अपने देश के लिए इस इतनी बड़ी क्राइसिस में भी एक बूंद साबित हो रहा है, जिसको हम लोग आगे बढ़ा करके और पूर्णतः स्वावलंबित बनेंगे और आप लोग बनाएंगे, इस आशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।